जहां आज आपको दस्तक देनी है उस सियासत और व्यवस्था के खिलाफ जहां सिर्फ दाग है। इसीलिए आज की दस्तक देती कहानियों को हमने नाम दिया है दाग द फायर। पहली दस्तक आप देंगे 3 दिन बाद भी दागी कानून मंत्री को बचाने वाली सरकार के खिलाफ। दूसरी दस्तक आज आप देंगे महिलाओं का अपमान करने वाली दागी सोच और राजनीति के खिलाफ। तीसरी दस्तक आज आप दीजिएगा आपकी जान का सौदा करके भ्रष्टाचार का महल खड़ा करने वाले दागियों के खिलाफ। और चौथी दस्तक आपको देनी है आय दोगुनी करने वाले साल में किसानों को अपनी मेहनत फेंकने के लिए मजबूर करने वाले दाग के खिलाफ। सबसे पहले बिहार चलना जरूरी है, जहां अपहरण के आरोपी को कानून मंत्री बनाए जाने के 3 दिन बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने दागी मंत्री के बारे में जानकारी पूरी जुटा नहीं पाने का ही बात वो सामने रखते हैं। कानून की नजर में वांटेड 5 साल से सरेंडर के आदेश के बावजूद कानून मंत्री बना दिए गए कार्तिकेय सिंह के बारे में मंत्री बनाने के 3 दिन बाद भी नीतीश कुमार जानकारी नहीं जुटा पाए। देश में बिहार के कानून मंत्री पर सवाल उठने के 2 दिन बाद भी मुख्यमंत्री अभी अपने कानून मंत्री के दाग के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाए। राजनीति में सबसे बड़ी होती है छवि। नीतीश कुमार की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र उनकी छवि ही तो है। फिर भी आखिर ऐसा क्या है कि अपहरण के आरोपी कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाने के बाद नीतीश अपनी छवि पर उठते सवालों से कन्नी काट जाते हैं। कार्तिकेय सिंह पर जो आरोप लगे मंत्रिमंडल में बने रहेंगे वो सब देखा जा रहा है कि मामला क्या है। मामला क्या है आखिर ये जानने में नीतीश कुमार की दिलचस्पी नहीं या जानकर भी 3 दिन से अनजान बने हैं। रास्ता ना पता हो तो हम बताते हैं। पटना में सीएम आवास से 30 किलोमीटर और 50 मिनट की दूरी पर पटना का बिहटा थाना है। वही बिहटा थाना जहां पर अपहरण का केस कार्तिकेय सिंह पर दर्ज हुआ था। 1 घंटे में बिहटा थाने से मुख्यमंत्री पता कर सकते हैं कि उनके आरोपी कानून मंत्री का मामला क्या है। पटना में डीजीपी आवास मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जाने में 6 मिनट लगते हैं। अपने डीजीपी से भी 6 मिनट में मुख्यमंत्री जान सकते हैं कि कार्तिकेय सिंह का मामला क्या है। पटना में मुख्यमंत्री आवास से 3 किलोमीटर और 7 मिनट की दूरी पर पटना का हाईकोर्ट, वही हाईकोर्ट जहां से 2017 से 2022 तक सरेंडर करने को कार्तिकेय सिंह को कहा जाता रहा। यानी नीतीश कुमार चाहें तो 7 मिनट में हाईकोर्ट से भी पता कर सकते हैं कि आखिर कार्तिकेय सिंह का मामला क्या है। फिर भी तुरंत कार्तिकेय को कुर्सी से हटाने की जगह 3 दिन बाद भी मुख्यमंत्री कहते हैं पता कर रहा हूं कि मामला क्या है। कार्तिकेय सिंह पर जो आरोप लगे मंत्रिमंडल में बने रहेंगे वो सब देखा जा रहा है कि मामला क्या है। मामला क्या है फिर से हम मुख्यमंत्री जी को याद दिलाते हैं। 2014 में पटना के बिहटा थाने में राजीव रंजन नाम के शख्स के अपहरण का केस दर्ज हुआ था। इसी केस में 164 के तहत दर्ज बयान में मौजूदा कानून मंत्री का नाम लिया गया। 16 फरवरी 2017 में हाईकोर्ट ने कहा था कार्तिकेय सिंह सरेंडर करें और फिर जमानत लें। फरवरी 2022 में अग्रिम जमानत की याचिका हाईकोर्ट ने कार्तिकेय सिंह की खारिज कर दी थी। 14 जुलाई को दावा है कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट जारी हुआ। 16 अगस्त को कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा गया। 10 अगस्त को महागठबंधन की सरकार बन गई। 12 अगस्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय से कार्तिकेय सिंह को 1 सितंबर तक के लिए राहत मिल गई और 16 अगस्त को कार्तिकेय सिंह बिहार के कानून मंत्री बन गए। जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली करने को नहीं दी जाती, ऐसे में गंभीर अपराध के आरोपी को कानून मंत्री बनाकर क्या सख्त कानून राज का संदेश दिया जा सकता है? कोई काम है फ्रेम करने के अलावा और कोई काम है? 15 अगस्त को जो ऐलान हुआ बेरोजगारी मिटाने का, जो हम लोगों ने संकल्प लिया, मुहर लगाया निर्णय पर 10 लाख के नौकरी और रोजगार को लेकर के, तब से लोग अनकंफर्टेबल हैं। तेजस्वी यादव से सीधा सवाल है, क्या अपहरण के आरोपी से कानून मंत्री बन गए कार्तिकेय सिंह ही 10 लाख नौकरी रोजगार बिहार में दिलाने वाले हैं? क्या दागी कानून मंत्री को पद से हटा देंगे तो बिहार में लाखों नौकरी देने का वादा पूरा नहीं कर पाएंगे? निश्चित है कि जवाब नहीं में होगा। फिर क्यों बिहार में कुख्यात अपराधी अनंत सिंह के सबसे करीबी और दागदार कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री के पद से नहीं हटाया जाता? न्यायालय का जो आदेश होगा उसको ना हम लोग मानेंगे, तो न्यायपूर्वक जो है काम की जाएगी।
और इस पे हम लोग विचार करेंगे क्या हो सकता है। 2020 में यही नीतीश कुमार थे जिन्होंने नियुक्ति घोटाले के आरोपी मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाया। सवाल उठे तो तुरंत इस्तीफा दिला दिया। फिर ऐसा क्या है कि 2 साल के भीतर अब 2022 में अपहरण के आरोपी को कानून मंत्री बनाकर इस्तीफा लेने या बर्खास्त करने में नीतीश कुमार 3 दिन से कार्तिकेय सिंह के मामलों की फाइल भी नहीं खोज पा रहे, जबकि महागठबंधन में ही शामिल 12 विधायकों वाली CPI-ML को भी लगने लगा है कि कार्तिकेय सिंह का कानून मंत्री बनना नीतीश सरकार की छवि पर बट्टा लगा रहा है। बनते ही किसी कानून मंत्री पर इस तरह का विवाद खड़ा हो जाए तो ये सरकार की छवि पर, महागठबंधन की छवि पर असर डालता है, बुरा असर डालता है। इसलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से और जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, दोनों लोगों से हम लोगों ने अपील की है कि इस फैसले पर उनके मंत्री पद के मामले में पुनर्विचार किया जाए। क्या नीतीश कुमार पुनर्विचार इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि कार्तिकेय सिंह आरजेडी के हैं और आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव को लाल गुलाब देकर मुलाकात करने पहुंचे नीतीश ने जब पूछा कैसे हैं आप, जवाब में लालू बोले पहले से ठीक हैं, आगे भी सब ठीक रहेगा। लालू ने आगे कहा कि अब इधर उधर मत जाइएगा, सबको साथ लेकर चलिएगा। क्या इसीलिए अब तक किडनैपिंग के आरोपी सरेंडर करने के आदेश को 5 साल से दरकिनार करने वाले कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाकर अपने साथ नीतीश कुमार लेकर चल रहे हैं? इसीलिए आज की दस्तक है, गंभीर अपराध के आरोपी को कानून मंत्री जैसा अहम पद देने से जनता का कानून पर भरोसा घटेगा। मुख्यमंत्री को अपहरण के आरोपी कानून मंत्री को तुरंत मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए या इस्तीफा लेना चाहिए। आप इन राय से सहमत हैं तो हैशटैग दस्तक के साथ अपनी राय जाहिर कीजिए। अभी सिर्फ 3 दिन पहले की बात है, लाल किले से प्रधानमंत्री ने देश में महिलाओं का अपमान करने वालों के खिलाफ देशवासियों से दस्तक देने का आह्वान किया। अब देखिए, बीजेपी के ही बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने 3 दिन के भीतर प्रधानमंत्री की कही बात भुला दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राजनीतिक प्रहार करने में महिलाओं को लेकर संवेदनशीलता, सम्मान और मर्यादा को तार-तार कर दिया। जो बयान दिया है सुनिए, उस बयान में कैलाश विजयवर्गीय की हंसी आपको चुभेगी। जब मैं विदेश में था, जिस दिन बिहार की सरकार बदली तो एक ने बोले ये तो हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की। तो बोले बिहार के मुख्यमंत्री की भी ऐसी पोजीशन है, कब किससे हाथ मिला ले, कब किसका हाथ छोड़ दे। दस्तक देकर आज आप पूछिए कि जैसे लड़कियां बॉयफ्रेंड बदलती हैं कहकर नीतीश कुमार पर निशाना साधते कैलाश विजयवर्गीय क्या महिलाओं के प्रति ऐसी ही अमर्यादित धारणा रखते हैं? संवेदनहीन बयान के साथ कैलाश विजयवर्गीय की हंसी क्या महिलाओं का अपमान नहीं है? क्या बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कोई कार्रवाई करेगी? क्या कैलाश विजयवर्गीय अब अपने बयान का गलत मतलब निकाला गया या उनका बयान तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया ये कहकर पल्ला झाड़ लेंगे, या फिर क्या कैलाश विजयवर्गीय अपने बयान के लिए तुरंत माफी मांगेंगे? बशीर बद्र के शेर में माफी के साथ एक बदलाव करते हुए आज की अगली दस्तक देने के लिए कहना है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते 650% ज्यादा काला पैसा कमाने में। देश में करोड़ों लोग हैं जो ईमानदारी से महीने के 30 दिन काम करते हैं, फिर महीने की पहली तारीख को सैलरी आने का इंतजार करते हैं, ईमानदारी से टैक्स चुकाते हैं। यह आम जिंदगी होती है। फिर सामने आती है भ्रष्टाचारियों की जिंदगी, जिनके यहां से कमाई से 650% ज्यादा की संपत्ति का पता चलता है। आपको लगता होगा कि करप्शन का ये हवा महल खड़ा करने वाले सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारी आपका कितना नुकसान करते हैं ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखकर दस्तक दीजिए। कैमरा जिस तरफ आपको ले जा रहा है ये बाथरूम है, जबलपुर के आरटीओ अधिकारी संतोष पाल के घर का बाथरूम, जहां टैप तक दावा है कि 1 लाख रुपए के करीब वाले लगे। बाथरूम आरटीओ के अधिकारी का इतना बड़ा जितना बड़ा मध्य प्रदेश में लाखों नागरिकों के घर का कमरा नहीं होता। अब कैमरा आपको जहां ले जा रहा है वो कमरा नहीं है, हॉल है। भ्रष्टाचार की कमाई से खड़ा किया गया घर में मौजूद पिक्चर हॉल, इसको मिनी थिएटर कहते हैं, जहां 1-1 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत वाले लाल रंग के रिक्लाइनर रखे हुए हैं।
यानी 4 लाख से ज्यादा का खर्च करके यहाँ बैठकर लेटकर आराम से मूवी देखने का इंतजाम किया गया। पीछे बड़ा सोफा लगा है, पूरा परिवार, दोस्त यार सब करप्शन की कमाई से खड़े आरटीओ के इसी हवा महल के मिनी थिएटर में इस बड़े पर्दे पर मूवी देखते रहे होंगे। ईमानदारी वाली मूवी, भ्रष्टाचार वाली मूवी, देशभक्ति की पिक्चर, सब कुछ। घर तो घर, गार्डन भी इतना बड़ा जितना बड़ा मध्य प्रदेश में करोड़ों नागरिकों का घर नहीं होता। ऐश और आराम का वो महल खड़ा किया एक अधिकारी ने, जिसकी नींव भ्रष्टाचार की ईंट, करप्शन की बालू, घूसखोरी की सीमेंट, जमाखोरी की मोरंग मिलाकर डाली गई। अब उस घर को देखिए, दावा है 10,000 वर्ग फीट इलाके में बना, जबलपुर के सबसे पॉश इलाके में। 3 मंजिला मकान आरटीओ ने खड़ा किया, बेसमेंट जिसमें अलग है। घर में ऐसा बाथरूम, ऐसा मिनी थिएटर, ऐसा गार्डन, ऐसा घर देखकर आप ऐसा मत सोचिए कि ये कमाया है तो बनाया है। पहले देख लीजिए ये सब किसका है। ये हैं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पाल, जिनकी गाड़ी का नंबर है 5455। दावा है देश में करोड़ों लोग जितना पूरे जीवन नहीं कमा सकते, उतना पाल साहब ने आरटीओ विभाग में 3-5 करके अंदर कर लिया। जबलपुर में आरटीओ संतोष पाल, महीने की तनख्वाह 65,000 रुपए। इसी विभाग में क्लर्क है इनकी पत्नी, तनख्वाह 55,000 रुपए महीना। यानी पति पत्नी महीने के 1,20,000 रुपए कमाते थे। लेकिन ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने छापा मारा। पता चला कि आरटीओ पाल एंड पत्नी ने आय से 650% की ज्यादा की संपत्ति खड़ी कर दी। तभी तो 30 से ज्यादा अधिकारियों ने देर रात छापा मारा, पैसा गिनना शुरू किया। घर से कैश 16 लाख रुपए मिला तो ईडी की तरह अधिकारियों ने उत्साह से नोटों से ईओडब्ल्यू लिख दिया। और उनकी पत्नी के आय के वैध स्रोत हैं, उसकी तुलना में लगभग 650% संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है और व्यय किया गया है। उसके आधार पर जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वैसे तो देश में इससे कहीं ज्यादा नोट भ्रष्टाचारियों के घर में पिछले कुछ दिनों में देखने के बाद आपको लगेगा अरे इस बार तो कम मिला नोट और सोना। लेकिन रुकिएगा, क्योंकि आर्थिक अपराध को रोकने वाली विंग के अधिकारियों को आरटीओ अधिकारी और क्लर्क पत्नी की आय से ज्यादा वाली कमाई में पता चला कि ग्वारी घाट में इन्होंने पीपी कॉलोनी में 1247 वर्ग फीट का मकान खरीदा है। शंकर शाह वार्ड में 1150 वर्ग फीट का मकान है। शताब्दीपुरम में 2 मकान है। कस्तूरबा गांधी वार्ड में 570 वर्ग फीट का मकान है। गड़ा फाटक में 771 वर्ग फीट का मकान है और चरगवा रोड में ढीमर खेड़ा में फार्म हाउस है, वो भी 1.4 एकड़ में फैला हुआ। इतना मकान और फार्म हाउस लेते जा रहे थे आरटीओ साहब कि कुछ साल और नौकरी पत्नी समेत कर लेते तो क्या पता जिला भ्रष्टाचार का बसा लेते। एक आरटीओ अधिकारी की आय से 650% ज्यादा कमाई का जरिया बनता है वो भ्रष्टाचार, जिसकी कीमत आप और हम चुकाते हैं। ट्रक, बस या अन्य भारी वाहनों के परमिट और उसके फिटनेस सर्टिफिकेट की बात हो, या फिर नाकों पे अवैध रूप से उगाही का मामला, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल की बात हो, या फिर ट्रकों में बिल्टी ना होने पर अवैध उगाही की बात हो। आरोप है कि परिवहन विभाग के अफसर और कर्मचारी इससे मोटा माल कमाते हैं और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपका और देश का कितना नुकसान होता होगा। एक आरटीओ अधिकारी जब इस तरह अवैध रूप से कमाकर अपना भ्रष्टाचार का महल खड़ा करता है तो वो आपकी जान का सौदा भी करता है। कैसे, ये समझिए। बसों ट्रकों के परमिट और फिटनेस टेस्ट में धांधली करके पैसा कमाया होगा, जिसका नतीजा ये होता है कि खतरनाक वाहन सड़क पर चलते हैं, हादसे होते हैं, जनता की जान जाती है। नाकों की चेकिंग में अवैध कमाई की जाती है। नतीजा ये होता है कि जिन गाड़ियों को सड़क पर चलने से रोकना था वो भी रिश्वत देकर चलती रही। अफसर के घर उस पैसे से रिक्लाइनर आ गया और कहीं कोई हादसा रिश्वत लेकर छोड़ी गई गाड़ी के कारण हुआ तो किसी के घर का चिराग बुझ गया। माल ले जाते ट्रकों में बिल्टी न होने पर भी अवैध उगाही आरटीओ का अधिकारी करता है, जिससे वो अपने घर में स्विमिंग पूल बनवा लेता है। लेकिन टैक्स की चोरी होती है, जनता की सुविधाएं और हक छिन जाता है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, परमिट में अवैध कमाई आरटीओ अधिकारी करता है, जिसके पैसों से वो करोड़ों का आलीशान घर बनाता है। लेकिन ऐसे वाहन जब नियम तोड़कर सड़कों पर चलते हैं तो ये भ्रष्टाचार के बदले जरूरत से ज्यादा सामान और सवारी भरकर चलते हैं। इनसे हादसे होते हैं, सड़कों पर गड्ढे होते हैं, आम आदमी की जान जाती है। इसीलिए एक आरटीओ अधिकारी और उसकी पत्नी जो आय से 650% से ज्यादा की संपत्ति खड़ा करते हैं, उस काली कमाई से चमकते हुए घर, बाथरूम, मिनी थिएटर को ही मत देखिए। भ्रष्टाचार से होने वाला अपना नुकसान भी समझिए,
दस्तक दीजिए। जबलपुर से धीरज शाह के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। साल 2022 खत्म होने में अभी 4 महीने बचे हैं। ये वही साल है जब किसानों की आय दोगुनी होने का भरोसा देश में दिया गया। सरकार ने किसानों की आय डबल करने के लिए कई योजनाएं शुरू की, कमेटी बनाई, ऐलान किए, लेकिन आज भी क्या किसानों की कमाई दोगुनी हो पाई? यह सवाल तब दस्तक देकर पूछना जरूरी हुआ है जब लहसुन उगाने वाला किसान अपनी मेहनत को कौड़ियों के भाव बेचने के लिए लाचार दिखा। 6 साल पहले की बात है। तारीख थी 28 फरवरी 2016। उत्तर प्रदेश के बरेली में किसान कल्याण रैली का मौका था। प्रधानमंत्री के साथ तत्कालीन कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह मौजूद थे। 6 साल पहले प्रधानमंत्री ने किसानों की इस रैली में अपने एक सपने को 6 साल के भीतर पूरा करने की बात कही। पहले उस बात को याद करते हैं। 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हम किसान की इनकम को 2 गुना कर देंगे, उसकी आय 2 गुना कर देंगे। क्या ये काम हम कर सकते हैं? भाइयों बहनों, हो सकता है किसान की आय डबल हो सकती है। 2022 में किसान की आय डबल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? 2016 से अब 2022 आ चुका है। इस दौरान लगातार किसानों की आय दोगुनी होने की बात कही गई। ऐसे किसान बेचारे पार्वती नदी में अपनी लहसुन बहा रहे हैं। देखिए किसानों को। लेकिन अब तो 2022 चल रहा है और किसानों की आय डबल होने के साल में नौबत ये कि देश के कई हिस्सों में लहसुन उगाने वाले किसान को अपनी मेहनत यूं लाकर नदी में फेंकनी पड़ती है। एक नहीं बल्कि कई बोरी लहसुन जो मंडी में किसान बेचता, पैसा मिलता, घर जाता, परिवार का पेट भरता। लेकिन किसान को मध्य प्रदेश के सीहोर में नदी में अपना ये लहसुन लाकर फेंक देना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? जिस साल किसानों की आय दोगुनी हो जाने का दावा किया जा रहा है, उसी साल मध्य प्रदेश में मेहनत के बदले कौड़ियों के भाव बिकते लहसुन की कीमतों ने किसानों को रुला दिया है। मध्य प्रदेश की कई मंडियों में 50 पैसे से लेकर 1 रुपए प्रति किलो तक लहसुन बिकने की खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले आप संवाददाता रवीश पाल सिंह के साथ भोपाल की मंडी में चलिए। यहाँ लहसुन के व्यापारी सीताराम मिले। इनका लहसुन प्रति किलो इतने दाम में बिका जितने में एक छोटी चॉकलेट भी बच्चे को खरीद कर ये नहीं दे सकते। 4 रुपए किलो। 4 रुपए किलो जी। पिछले साल क्या था भाव? पिछले साल 40 रुपए भी था, 50 भी था। किसान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। हर तरीके से किसान पीछे ही रहेगा और हमेशा पीछे था और पीछे ही रहेगा। वो उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्या कर सकता है वो? अगर 2 रुपए किलो भी बिकेगा तो वो क्या कर लेगा? 1 एकड़ में खर्चा 30 से 35 हजार रुपए आ रहा है और यहाँ पे 3 से 4 हजार रुपए का 1 एकड़ का लहसुन बिक रहा है। आदमी क्या करेगा? कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। सिर्फ बोल सकता है आप भी आए, आप भी दिखा सकते हो, इसके अलावा आप भी क्या कर सकते हो? आप दिला सकते हो हमें रेट? क्या इस सवाल का जवाब कोई भी नीति नियंता दे सकता है कि आखिर हर साल एक वक्त ऐसा क्यों आता है जब किसानों के पास अपनी मेहनत को कौड़ियों के भाव बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता? जैसे रतलाम में दिलावर को सुनिए। 50 पैसे किलो में मतलब मेरी लहसुन बिकी है और इसके अगले दिन में जब लहसुन का जब विचार करा तो मैंने नदी में भाग के आया हूँ 15 से 20 कट्टे और आज 7 कट्टे लेके आया हूँ तो 50 रुपये पैसे में किलो में प्रति बिका। अब यहाँ तक की स्थिति ये है कि मतलब हम हमारा भाड़ा कहाँ से देंगे और आज इतने परेशान हो गए कि जिसकी कुछ आपको क्या बताएं। क्या ऐसे ही किसानों की आय दोगुनी हो पाएगी? जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 2019 के सर्वे के मुताबिक किसानों की देश में औसत मासिक आय 10,218 रुपए है। 2013 के सर्वेक्षण के मुताबिक किसानों की देश में औसत मासिक आय 6,426 रुपए बताई गई थी। इस हिसाब से 9 साल में किसानों की औसत मासिक आय देश में 3,792 रुपए बढ़ी। लेकिन 6 साल में दोगुनी करने वाले दावे के मुताबिक आय किसान की डबल कब होगी? ये मध्य प्रदेश में मंदसौर के किसान बापूलाल उसी लहसुन के ऊपर बैठकर इंतजार करते रहते हैं कि कोई आए और इनकी मेहनत की कमाई का पैसा ही दे दे। बापूलाल को अपना लहसुन 50 पैसे प्रति किलो की दर से बेचना पड़ा।
500-600 रुपए कुंटल प्रति कुंटल बिका है। लेबर के लिए देने के पैसा नहीं है, हमने जो फसल उसका पैसा नहीं है, हमने जो दवाई डाली उसका पैसा नहीं है, हमने जो खाद डाली उसका पैसा नहीं है, हमने जो मशीन मजदूर दवा उसकी कटाई की उसका पैसा नहीं है। ये सब पैसा अब हम भी सोच रहे हैं कहाँ से देंगे। साल में 3 किश्त में 6,000 रुपए किसान को दिया जा रहा है। और भी कई योजनाएं सरकार इसीलिए चला रही है ताकि किसानों की इनकम डबल की जा सके। लेकिन क्या इससे किसान समर्थवान हो जाता है? देश का अन्नदाता कब तक 2 गुना कमाएगा, उससे पहले जान लीजिए कितना अभी कमा पाता है। संसद में कृषि मंत्रालय की तरफ से दिए गए जवाब के मुताबिक 2019 तक उत्तर प्रदेश में जहां किसान की औसत मासिक आय 8,061 रुपए है, वहीं ये भी जानिए कि फसल और पशुपालन पर महीने का खर्च किसान का औसत 3,433 रुपए, यानी यूपी के किसान के पास औसत महीने में इसके बाद 4,628 रुपए होते हैं, जिसमें उसे परिवार भी चलाना है, बच्चों की पढ़ाई, घर वालों की दवाई, सब कुछ करना है। मध्य प्रदेश में किसान की महीने की औसत आय 2019 के सर्वे के मुताबिक 8,339 रुपए है। इसमें खेती पशुपालन का औसत खर्चा महीने का 3,807 रुपए, फिर बचा कितना 4,532 रुपए। सोचिए, क्या आप इतने में कम से कम 4 लोगों का परिवार चला सकते हैं? राजस्थान में किसान की आय महीने के 12,520 रुपए बताई गई। महीने में फसल उत्पादन और पशुपालन पर खर्च 4,134 रुपए, यानी राजस्थान के किसान के पास महीने में परिवार पालने और घर चलाने के लिए करीब 8,386 रुपए बचते हैं। महाराष्ट्र में दावा है किसान महीने के 11,492 रुपए कमा पाता है, जिसमें से खेती पशुपालन पर औसत 4,990 रुपए का खर्च है। उसके पास परिवार चलाने के लिए 6,502 रुपए होते हैं। क्या इसी रकम में किसान घर चलाकर अपना कर्ज भी चुका सकता है? निश्चित बात है नहीं।